हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से खान एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जगदीश चौधरी। बच्चों, हम आज बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय नंबर 3 के बारे में। अध्याय नंबर 3 था जिनको हमने कल शुरू किया था। आज उसकी अगली कड़ी के अंदर अपने पास में जो रैखिक समीकरण थे, उन समीकरणों के बारे में कुछ और जानकारी है। इन समीकरणों का हमें देखकर पता लगाना है क्या इन समीकरणों द्वारा ग्राफ बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा। हम आज इस क्लास में ये बात देखेंगे कि जो समीकरण बन रहे हैं अपने पास में रेखिक, उन समीकरणों का ग्राफ का जो निरूपण होगा वो किस प्रकार से होगा। यानी इस क्लास में हम ग्राफ की स्थिति को देखेंगे और उन समीकरणों द्वारा ग्राफ के कितने हल होंगे, उन समीकरणों में जो चर संख्या है उनके कितने मान होंगे, वो आज हम इस क्लास में देखेंगे। तो आइए देखिए अपने पास में किस किस स्थिति में, कौन कौन सी स्थिति में हमारे पास में ग्राफ होगा वो किस प्रकार का बनेगा। देखो, प्रथम स्थिति क्या है अपने पास में, जब अपने पास में रेखिक समीकरण है, रेखिक समीकरण है उनकी देखिए, रेखिक समीकरण होता है वो अपने पास में क्या होता है, ए एक्स अपने पास में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में हो। ये होता है रेखिक समीकरण का मानक रूप, रेखिक समीकरण का मानक रूप, मानक रूप। अब हम क्या करेंगे, इस मानक रूप को बदलेंगे। कैसे? दो समीकरणों का रूप में हमारे पास चेंज क्या होता है, एबीसी तो चेंज होते हैं। तो यहाँ पर हम एबीसी को हम ए वन ए टू और बी वन बी टू के रूप में मानते हैं। जैसे समीकरण नंबर 1 की बात करूं तो ए वन ले लेता हूं, एक्स तो वही रहता है, प्लस दूसरे में बी वन वाई वही रहेगा और सी वन बराबर समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार का दूसरा समीकरण बढ़ेगा जिसमें हमारे पास में ए की जगह ए टू हो जाएगा, एक्स की जगह एक्स है, बी वन की जगह बी टू हो जाएगा, वाई की जगह वाई है और सी वन की जगह सी टू हो जाएगा, समीकरण वही रहेगा। इस प्रकार से हम इन दो समीकरण लेते हैं। अब इन दोनों समीकरणों के अनुपात निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अनुपात। अनुपात का मतलब हम ए वन ए टू बी वन बी टू और सी वन सी टू के मान निकालेंगे और उनकी तुलना करेंगे। तब हम जांच कर लेंगे कि इस समीकरणों के द्वारा जो ग्राफ बनेगा या इन समीकरणों के हल होंगे वो कितने हो। आइए देखो कैसे। अपने पास में स्थिति क्या है, अपने पास स्थिति है कि जब जब ए वन अपॉन ए टू, ए वन अपॉन ए टू का मान बी वन अपॉन बी टू के बराबर नहीं हो। इस पे देखो लाइन बराबर के ऊपर लाइन खींची, उसका मतलब होता है बराबर नहीं हो। इस स्थिति का मतलब होता है बराबर नहीं है। ए वन अपॉन ए टू का मान है वो बी वन अपॉन बी टू के बराबर नहीं है। तब क्या होगा, तब तो उनका हल होंगे वो अद्वितीय हल होंगे। कैसे हल होंगे? अद्वितीय। अद्वितीय शब्द का अर्थ यदि हम निकालते हैं तो क्या होता है, अद्वितीय का मतलब ऐसा और नहीं, एक ही। यदि हम इसका अर्थ देखें कि जैसे आज अपनी इस सृष्टि के अंदर ताजमहल, ताजमहल एक ही और नहीं है, ये एक प्रकार का अद्वितीय। वैसे ही इसके अंदर हम अद्वितीय शब्द का यदि हल मानते हैं तो ये हो जाएगा कि इसका जो x और जो y के जो हल होंगे वो केवल एक ही होंगे, हर बार चेंज नहीं होंगे। इस स्थिति में जब ए वन अपॉन ए टू बराबर नहीं होगा बी वन अपॉन बी टू के, उस स्थिति के अंदर जो भी समीकरण होंगे उन समीकरणों के हल होंगे वो केवल एक ही होंगे। x का मान 3 होगा तो 3 ही होगा, y का मान 3 है तो y का मान 3 होगा, वो उसका होगा फिक्स हो जाएगा मान। तथा दूसरा क्या बता रहा है, हल तो होंगे वो केवल एक ही होंगे। तथा इस स्थिति के अंदर, इस स्थिति में रेखिक समीकरणों की, रेखिक समीकरणों के द्वारा जो बनने वाले वाली जो रेखाएं हैं वो रेखाएं किस प्रकार की होगी, प्रतिच्छेदी होगी। किस प्रकार की होगी? प्रतिच्छेदी होगी। यानी जो भी उनके द्वारा ग्राफ बनेगा उस ग्राफ में कहीं न कहीं वो रेखा एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। क्या करेगी? प्रतिच्छेद। इन रेखाओं के द्वारा ग्राफ बनेगा वो हमारा प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा। इस स्थिति के अंदर जब ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू के बराबर नहीं हो,
पहला कंडीशन ये हो जाएगी, इनके जो हल होंगे वो कितने होंगे, एक हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। तीसरा क्या हो जाएगा, इनके द्वारा जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ प्रतिच्छेदी बनेगा। और तीसरा है वो पॉइंट यह है कि अर्थात इन समीकरणों निकाय का जो हल है वो संगत होगा। कैसा होगा, संगत होगा। अब दो बच्चों ये बात पूछता कहाँ है, ये एग्जामिनर है वो अबसद प्रकार के जो क्वेश्चन पूछता है उनमें इनका पूछेगा। और अपने दो चरों वाले रैखिक समीकरण से एक क्वेश्चन इस प्रकार का बनता है जिसके अंदर ये पूरी की पूरी सारणी है जो अपनी बुक में दी हुई है, वैसे की एज इट इज पूछता है। इसलिए इस सारणी को, इस तथ्यों को हमें बिल्कुल ही याद करना है। तीन प्रकार के हैं और इन तीन तथ्यों से अपने पास में 9 पॉइंट बनते हैं। कितने पॉइंट बनते हैं, पॉइंट 9। एक तथ्य का 3 पॉइंट बनते हैं, तीनों के तो 9 बन जाएंगे। पहला क्या बन जाएगा कि a1/a2 बराबर नहीं हो b1, तब हल कितने होंगे, उसमें सर हल तो एक होगा, अन्य कोई हल नहीं होगा। और इनके द्वारा जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा। और इनके समीकरणों के जो हल है वो संगत होते हैं। ये 3 पॉइंट हो गए। दूसरी स्थिति देखो, दूसरी में क्या बता, जब जब a1/a2 b1/b2 के तो बराबर है, ये दोनों तो आपस में क्या है, बराबर है। लेकिन बराबर कौन सा नहीं है, c1/c2 है वो बराबर नहीं है। a1/a2 तो बराबर आ रहा है लेकिन c1/c2 है वो बराबर नहीं आ रहा है। इस स्थिति के अंदर क्या होगा, इस स्थिति के अंदर कोई हल नहीं होगा। क्या नहीं होगा, कोई हल नहीं होता है। यानी हम x और y के मान नहीं निकाल सकते। कब नहीं निकाल सकते, जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होता है। इस स्थिति के अंदर हम x और y के हल है वो ज्ञात नहीं कर सकते, इनके मान हम ज्ञात नहीं कर सकते। यदि हम ज्ञात करने के लिए जाएंगे तो अपने पास में x और y दोनों कट के क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे, शून्य के बराबर आ जाएगा, जो कि संभव नहीं है। तथा इसमें और क्या होगा, हल नहीं होगा। लेकिन इस स्थिति में रेखिक समीकरणों के निरूपित करने वाली जो रेखाएं होगी वो किस प्रकार की होगी, समांतर होगी। किस प्रकार की होगी, समांतर होगी। यानी इसके द्वारा जो भी ग्राफ बनेगा वो ग्राफ के अंदर रेखाएं हमें किस प्रकार की दिखेगी, समांतर दिखेगी। दो रेखाएं होती है वो दोनों ही दोनों क्या होगी, समांतर होगी, जो एक दूसरे को कभी भी कितना भी आगे बढ़ा दो प्रतिच्छेद नहीं करेगी। किस स्थिति में, जब अपने पास में a1/a2 बराबर नहीं, बराबर हो b1/b2 के लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं हो, उस स्थिति के अंदर ग्राफ में रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, समांतर होगी। और इस स्थिति के अंदर समीकरणों का हल होगा वो असंगत होगा। हल कैसा होगा, असंगत होगा। किस स्थिति में, केवल एक ही स्थिति में समीकरणों का हल होता है वो असंगत होता है, वो होता है समांतर। जब a1/a2 b1/b2 के बराबर हो लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं हो। अब तीसरी कंडीशन को देखो, जब a1/a2 बराबर हो, b1/b2 भी बराबर हो और c1/c2 भी क्या हो, बराबर हो, तीनों के तीनों एक दूसरे के बराबर मान आ जाए, तीनों के तीनों एक दूसरे के बराबर मान आ जाए, उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में इन समीकरणों के हल होंगे वो अनेक होंगे। हल कितने होंगे, अनेक, बहुत सारे हल होंगे। x और y के हम मान निकालेंगे तो हर बार अलग अलग आते ही जाएंगे। हल होंगे वो किस प्रकार के होंगे, अनेक हल होंगे। तथा समीकरणों द्वारा निरूपित करने वाली जो रेखा है वो रेखा है कैसी होगी, संपाती होगी। कैसी होगी, संपाती होगी। इस स्थिति में समीकरणों को निरूपित करने वाली रेखा होगी वो संपाती होगी। संपाती का मतलब यूं समझो कि एक दूसरे के ऊपर यह रेखा जा रही है, दूसरी रेखा भी इसके ऊपर ही आएगी। इस प्रकार से संपाती जिसको बोलते हैं, एक दूसरे के ऊपर हमें केवल दूर से देखने पर केवल एक ही रेखा नजर आएगी, दूसरी रेखा नजर नहीं आएगी। उस स्थिति के अंदर अपने पास में ग्राफ बनेगा वो संपाती बनेगा। जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और c1/c2 के, उस स्थिति में ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, संपाती बनेगा। और हल होंगे वो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, बहुत सारे हल होंगे x और y के। ये आज अपने सोल्व हो गया है। जो अपनी बुक में सारणी दे रखी थी उस सारणी को हमने समझ लिया। अब इस सारणी के आगे चलते हैं।
3.2 पे। 3.2 के क्वेश्चन क्या है देखो, 3.2 को हल करते हैं। 3.2 का पहला क्वेश्चन अपने पास में आ गया है। देखो पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित समस्याओं में से रैखिक समीकरणों की युग्म बनाइए और उनको ग्राफीय विधि से हल करना है। हमें पहले तो उनके युग्म बनाने हैं और बाद में क्या करना है, उन्हें ग्राफीय विधि से हल करना है। ग्राफ के द्वारा हमें जो भी समीकरण बन रहे हैं अपने पास में, उन समीकरणों को हल करना है। आइए देखिए पहला पॉइंट क्या है अपने पास में। बहुत ही मजेदार पहला पॉइंट है। देखिए अपनी कक्षा की बात कर रहा है, 10th क्लास की। क्या कह रहा है कि कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली में भाग लिया है। ये बता रहा है एक पहेली है। पहेली का मतलब ऐसे समझ लो कोई एग्जाम करवा रही है और उस एग्जाम के अंदर इन्होंने क्या लिया है, भाग लिया है। क्या लिया है, भाग लिया है। उस भाग लेने के बाद हमें यह बताना है कि इस स्थिति में अपने पास में ग्राफ कैसा बनेगा। तो ये बता रहा है कुल कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया है, 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया है। अब उसमें किस प्रकार से है वो ये बता रहा है। लड़कियों की संख्या यदि लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से क्या है, अधिक है। लड़कों से क्या है, अधिक है। यदि लड़कियों की संख्या यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। कितनी अधिक है, 4 अधिक है। तो भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। हमें ये क्वेश्चन में दिया गया है कक्षा 10th में जो भाग लेने वाले विद्यार्थी कुल कितने हैं, 10 विद्यार्थी हैं जो कुल भाग ले रहे हैं। और फिर कंडीशन बता रहा है कि उनमें से लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से क्या है, 4 अधिक है। लड़कियां ज्यादा है, लड़के हैं वो कम है। इस स्थिति में बीजगणितीय समीकरण कैसे बनेगा। तो हम शुरुआत में क्या करेंगे, हम हल करने के लिए मान लेते हैं, मानना है। हम क्या करेंगे, मानेंगे। क्या करेंगे, मानेंगे। माना कि माना कि कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या माना कि लड़कियों की संख्या है वो कितनी है, x है। हमने मान लिया कि कक्षा में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या कितनी है, x है। और लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या है वो हम कितनी मान लेते हैं, y मान लेते हैं। कि कक्षा के अंदर पहली में जो प्रतियोगिता परीक्षा हुई है उसके अंदर भाग लेने वाली लड़कों की संख्या है वो कितनी है, y है। अब प्रथम स्थिति के अंदर क्या बन जाएगा, प्रथम स्थिति में वो बता रहा है दोनों ही प्रतियोगिता के अंदर कुल कितने विद्यार्थी भाग ले रहे हैं, 10 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। तो विद्यार्थी के अंदर तो लड़के भी आ गए और लड़कियां भी आ गई। तो लड़के कितने हैं, y है। लड़कियां कितनी है, x है। तो दोनों मिलाकर किसके बराबर हो जाएगी, 10 के बराबर तो होगी। क्योंकि वो बता रहा है, पहले ही उसने बता दिया है कक्षा के अंदर कुल 10 विद्यार्थी ही प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर भाग ले रहे हैं। तो अपने पहले जो स्थिति है उसमें क्या बन जाएगा, x प्लस वाई बराबर 10। समीकरण नंबर 1, x है वो क्या है, लड़कियों की संख्या है, y है वो लड़कों की संख्या है। दोनों का योग किसके बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर। उसने पहले ही हमें कहा है कि 10 ही विद्यार्थी है जो प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर भाग ले रहे हैं। दूसरी समीकरण देखिए, दूसरी स्थिति के अंदर स्थिति सेकंड देखो। सेकेंड स्थिति के अंदर वो बता रहा है कि भाग लेने वाली लड़कियां हैं, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यानी लड़कियां क्या है, अधिक है। लड़कियां तो अधिक है, लड़के कम है। तो इस तरफ मैं लड़कियां रख रहा हूं x बराबर, इस तरफ मैं लड़के रख रहा हूं। अब लड़के हैं वो तो पहले ही क्या है, कम है। और लड़कियां हैं वो पहले अधिक है। तो लड़कियां तो x तो अधिक है, तो कम क्या है, लड़के कम है। तो लड़कों में मैंने कितने जोड़ दिए, 4 जोड़ दिए। y में मैंने कितने जोड़ दिए, 4। y है वो लड़कों की संख्या है, लड़के हैं वो कम थे तो उसमें मैंने 4 क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब इसका थोड़ा पक्षांतर कर लो। तो x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर 2।
समीकरण नंबर 2। ये अपने पास में समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो गए। अब इन समीकरण के द्वारा हम क्या करेंगे, ग्राफ का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, ग्राफ का निर्माण करेंगे। तो देखो कैसे हो जाएगा इन दोनों समीकरणों के द्वारा ग्राफ का निर्माण। ये अपने पास में समीकरण 2 है। आलेखीय विधि द्वारा समीकरण नंबर 1 को आलेखीय विधि द्वारा हल करने पर समीकरण नंबर 1 अपने पास में क्या है, x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10, ये समीकरण है। अब हम क्या करेंगे, x या y किसी के भी 3 मान रख देंगे। यदि x के रखूंगा तो y के मेरे पास में 3 मान आ जाएंगे, यदि y के रखूंगा तो x के 3 आ जाएंगे। हम अपनी इच्छा से कुछ भी 3 मान हमें रखने। तो अपने पास में अधिकतम संख्या कितनी, 10 है, तो छोटे छोटे मान रख दो, 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, ऐसे। तो मैं यहां से रखता हूं y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10। ये y इधर प्लस का है, उधर गया तो माइनस का हो जाएगा, तो 10 माइनस 2 बराबर 8। कितना मान आ गया, 8 आ गया। दोबारा मैं y बराबर कितना रख रहा हूं, y बराबर 3 रखने पर, y बराबर 3 रखने पर y का मान मैं 3 रख रहा हूं, तब मेरे पास में x बराबर कितना हो जाएगा, 10 माइनस 3 यानी 7। कितना आ गया, 7 आ गया। तीसरा मैं y बराबर 4 रख रहा हूं, y बराबर 4 रखने पर तब मेरे पास में x बराबर कितना आ जाएगा, तब मेरे पास x बराबर 10 माइनस 4 यानी 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6। ये मेरे को y के कितने मान प्राप्त हो गए, 3। मैंने 3 y के मान रखे थे और x के मैंने 3 मान है वो प्राप्त कर ली। अब इनके द्वारा एक सारणी बना लेता हूं, x और y। मैंने सबसे पहले y का मान था कितना रखा था, y का मान सबसे पहले हमने 2 रखा था, तो यहां रख दिया y का मान 2। तब मेरे पास में x का मान कितना प्राप्त हुआ था, 8 प्राप्त हुआ था x का मान। दूसरा मैंने y का मान कितना रखा था, 3 रखा था, y का मान था वो 3 रखा था। तब मेरे पास में x का मान कितना प्राप्त हुआ, 7 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, 7। तीसरा मैंने y का मान है वो कितना रखा था, 4 रखा था, y का मान 4 रखा, तब मेरे पास में x है वो कितना प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर 1 की सारणी बन गई। इस सारणी के बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 को हल करना है, इस सारणी बनानी है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है x माइनस y बराबर 4, x माइनस y बराबर 4, ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 को समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 में क्या है, y माइनस x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4, ये अपने पास में समीकरण नंबर 2। इसमें किसका मान रख दे, इसमें भी y का मान रख दे, 1 2 4 ऐसे ही रखो, छोटे छोटे मान है। अब मैं y बराबर रख रहा हूं, y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर तो मेरे पास में x बराबर क्या हो जाएगा, इस बार देखो x में से घट रही है y, तो y उधर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 4 प्लस 1 बराबर 5। कितना हो जाएगा, 5। y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर y का मान 2 रखूंगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2 यानी 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तीसरा देखो मैं y बराबर 3 रख रहा हूं, y बराबर 3 रखने पर तब x बराबर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3 बराबर 7। x का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मैंने y के 3 मान रखे, x के 3 मान मुझे प्राप्त हो गए। इससे अब सारणी बना लेते हैं। जो क्वेश्चन किया है, जो समीकरण लिखे हैं, उन्हीं समीकरणों के नीचे ही सारणी बनानी है हमें। x और y, y का मान सबसे पहले हमने कितना रखा था, y का मान 1 रखा था। y का जब हमने 1 रखा तब अपने पास में x का कितना आया, 5 आया, x का मेरे पास 5 आया। दोबारा मैंने y का 2 रखा था,
y का जब 2 रखा तब मेरे पास में x का कितना आया, 6 आया। तीसरा मैंने y का है वो 3 रखा था, तब मेरे पास में x का कितना आया, 7 आया। अपने पास में दो सारणी प्राप्त हो गई। ये क्वेश्चन नंबर 2 की सारणी है और ये है वो क्वेश्चन नंबर 1 की सारणी है। हमारे पास में दो सारणी प्राप्त हो गई। अब इन सारणियों के द्वारा हम क्या करेंगे, हम ग्राफ का निर्माण कर देंगे। किसका निर्माण कर देंगे, ग्राफ का निर्माण कर देते हैं। तो आइए चलते ग्राफ का करते हैं निर्माण। ग्राफ को देखो, इस प्रकार से अपना ग्राफ होता है जिसके अंदर ये जो क्षैतिज रेखा है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और जो ये ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। अब इसमें हम जो दो सारणी बनी है उन सारणियों से जो मान है वो मान यहाँ रखेंगे। उनके अंदर अपने पास में मान अधिकतम कितना प्राप्त हुआ था, 10 प्राप्त हुआ था। और यदि 10 प्राप्त हुआ है तो हम पैमाना भी लेंगे, इनका वो छोटा छोटा लेंगे, एक या दो दो इतने छोटे छोटे पैमाना ही लेंगे। शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले पैमाना से। पैमाना एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इकाई बराबर, अपने पास में 1 सेंटीमीटर इकाई बराबर, हम 10 ही ले रहे हैं तो कितने ले लेंगे, 1 ले लेंगे, तो 1 इकाई ले लेंगे, इकाई 1। और y एक्सिस पे बात कर रहे हैं तो y एक्सिस पे भी इतने छोटे छोटे मान है तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1 इकाई हो जाएगी। कितनी इकाई हो जाएगी, 1 इकाई हो जाएगी। अब देखो पैमाना यहां से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनके मान देखिए, अपने पास में मान देखने हैं जो हमने अभी सारणी बनाई थी। सारणी के देखो मान देखो, अपने पास में सारणी मान क्या थे, x का मान 8 है तो y का मान कितना है, y का 2 है। x का जब 8 है, x का 8 है तब y का 2 है। x का 8, x का 8 यहाँ रहा है, y का 2 है, यहाँ आएगा अपने पास में। कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा बिंदु, यहाँ डॉट आएगा। x का 8 y का 2, x का 8 और y का 2। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, x का है वो 7 है, y का 3 है। x का कितना है, x का 7 है, y का है वो 3 है। x का 7 y का 3, ये रहा, थोड़ा सा इसके ऊपर ही आएगा यहाँ पर, x का 7 y का 3। तीसरा देखिए, तीसरे अपने पास में x का है वो 6 है, y का 4 है। x का कितना है, 6 है, y का है वो 4 है। x का 6 y का 4 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर 6,4। अब इन तीनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं। इस प्रकार से अपने पास में एक रेखा प्राप्त होगी। इसका समीकरण था x प्लस वाई बराबर 10, ये x। अब इसके दूसरा देखिए, दूसरे के द्वारा देखिए, दूसरे के अंदर अपने पास में कितना है, दूसरा देखो, दूसरी अपने पास में x का है वो कितना है, 5 है। x का कितना है, 5 है, y का 1 है। x का 5 है, y का 1, x का 5 y का 1 यहाँ आएगा, x 5 y 1। दोबारा देखो, x का 6 y का 2, x का 6 y का 2, x का 6 y का 2 यहाँ आएगा, x का 6 y का 2। तीसरा देखिए, x का कितना है, x का 7 है, y का 3 है। x का 7 y का 3, x का 7 y का 3 यहाँ आएगा, ये यही है ना, पहले वाले बिंदु पर ही x का 7 y का 3। अब इन तीनों बिंदुओं को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। तीनों बिंदुओं को क्या कर देंगे, हम मिला देंगे। इस प्रकार से x माइनस वाई बराबर हमारे पास में 4, ये समीकरण था, ये अपने पास में प्राप्त हो गई। ये क्या हो गई, ग्राफ प्राप्त हो गया जिसमें दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करें। अब हमें तो ज्ञात क्वेश्चन में क्या करना था, क्वेश्चन के अंदर हमें ज्ञात ये करना था
कि संख्या ज्ञात करनी थी। क्या ज्ञात करनी थी? संख्या ज्ञात करनी थी। किसकी संख्या ज्ञात करनी थी? लड़कों और लड़कियों की संख्या थी, वो हमें ज्ञात करनी थी कि बताइए कक्षा के अंदर लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी है। हमें यह ज्ञात करना था कि 10th क्लास में लड़का और लड़कियों की जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें भाग लेने वाले लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी थी। तो हम इस ग्राफ के द्वारा कैसे बताएंगे? इस ग्राफ के द्वारा हम इस प्रकार से बताएंगे कि इस दो ग्राफ में दोनों ही रेखा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रही है उस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो अपने लड़के और लड़कियों की संख्या को प्रदर्शित करेंगे। x का होगा, x हमने किसको माना था? लड़कियों को माना था, तो वो लड़कियों की संख्या हो जाएगी। और जो y होगा वो लड़कों की मानी थी, तो वो लड़कों की। तो अब दोनों ही रेखा है वो किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है? इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, जिसके निर्देशांक क्या है अपने पास में? इसके निर्देशांक है 7,3। 7 किसका मान है? x का मान। तो x हमने किसको माना था? लड़कियों को माना था, तो लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। और लड़कों y का निर्देशांक क्या है? 3 है, तो y लड़कों की संख्या है, तो लड़कों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। कुल मिलाकर दोनों ही कितने थे? 10 थे। तो अपना जो क्वेश्चन है वो हमने सोल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।